नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो रसोनी सीरीज में। मित्रों, आज हम और आप बात करेंगे चुनाव पर चर्चा इसलिए कि बिहार में जो भी हालिया चुनाव संपन्न हुए हैं और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें तेजस्वी लीड कर रहे हैं। वैसे भी विधायिका के जो चुनाव होते हैं वो हमेशा परिवर्तनकारी होते हैं, अपवाद छोड़ के। और परिवर्तन इसलिए होता है कि कोई भी शासन, वो चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या सपा का हो या बसपा का हो, वो कभी भी पूरी जनता को खुश नहीं रख सकता। ये एक स्वाभाविक बात है। और उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें तो कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, फिर विकल्प के रूप में इस बार भाजपा। कमोबेश वही स्थिति है कि दो बार के, अब उसको शासन कहें, सुशासन कहें या कुशासन कहें, वॉट एवर वी कैन डिफाइन, नीतीश सरकार के बाद एक नए विकल्प के रूप में तेजस्वी की पार्टी बिहार में आ रही है, सत्ता के करीब है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। परंतु एक बात बड़ी गंभीर है, बात वही गंभीर पुनः दोहरा रही है जो 2014 के चुनावों में भाजपा की सरकार आने के समय हुआ था। बात थी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष की, और बिहार में बात है 10 लाख नौकरी। प्रश्न ये है कि क्या 10 लाख नौकरियों का वादा करने वाली यदि बनी तो तेजस्वी की सरकार बिहारी लोगों को 10 लाख नौकरियां दे पाएगी, या वही होगा जो भाजपा में हुआ, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के स्थान पर आज स्थिति यहाँ ये है कि देश से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही। देश के जितने भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंसर्न्स हैं, वहाँ पे नौकरियां सेमी गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट बिकने की कगार पर हैं, बिक गए हैं। और जो डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें भी रिटायरमेंट्स तो हो रहे हैं, नौकरियां नहीं भरी जा रही। आप ही जानते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट बिना स्टाफ के नहीं चलता है, और अगर स्टाफ रिटायर ही होगा और नौकरियों को इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्था प्रभावित होगी। ये बातें ये राजनीतिक पार्टियां जान करके भी अनजान करती हैं। और आप पिछले 10-20 सालों के इलेक्शंस को देखें तो जब इलेक्शन निकटस्थ होता है तभी सरकारी नौकरियों की भरमार होती है। उत्तर प्रदेश में तो एक और दुर्भाग्य है, सपा का इतिहास इस मामले में थोड़ा ज्यादा गंदा है कि सपा में नौकरियां निकलती थी, साक्षात्कार होते थे, रिटन परीक्षाएं होती थी, चयनित होते थे, रिजल्ट निकलता था और हाईकोर्ट से स्टे हो जाता था। यानी कि नौकरी मिलना न मिलना लमसम बराबर था। टीईटी की परीक्षा है, उसके बाद रिजल्ट रुकना, प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां रुकना, 2-2, 4-4 साल बाद उनके आदेश आना। मित्रों, सवाल ये है कि जब ये स्थितियां हैं तो इनका जिम्मेदार कौन? क्यों कर नहीं बिफोर डिक्लेरेटिंग द रिजल्ट इन बातों को तजरीह दी जाती है कि रिजल्ट के बाद इसमें कोई सबजूडियस पोजीशन क्रिएट ना हो, ये मुकदमों में न चली जाए, फंस ना जाए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, और जहाँ तक चर्चा आम है, कि सरकार के ही नुमाइंदे जो उनके पार्टी के समर्थित लोग हैं, उनके पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं या उनके जो समर्थक हैं, वही स्टे लाते हैं और उन नौकरियों को विदल्ड कर देते हैं, अपहोल्ड कर देते हैं। आज चर्चा का विषय ये नहीं है कि सरकारी नौकरियों पर स्थगन क्यों लगता है। चर्चा का विषय ये है कि खुदा न खास्ता 10 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली तेजस्वी सरकार अगर नौकरी नहीं दे पाती है तब क्या ये जनता के साथ छलना माना जाए? ठीक उसी जिस तरीके से केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा करने के बाद आज नौकरियां नहीं दे पा रही। ऐसा नहीं रिक्तताएं नहीं है, रिक्तताएं हैं, रिक्तताएं भरी नहीं जा रही, क्योंकि रिक्तता जो है इनके ब्रह्मास्त्र है चुनाव जीतने के। तो एक प्रश्न, बड़ा गूढ़ प्रश्न ये है, तो क्या चुनाव के ही परिप्रेक्ष्य में, सत्ता के ही परिप्रेक्ष्य में नीतियां निर्धारित होनी चाहिए या की जानी चाहिए? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए रिक्तियां
नगण्य होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। परंतु हमारे देश की सरकारें, वो चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, ये रिक्तियों को बना के रखती है, लोगों को लुभाती है। देखिए हमारे पास 20,000 रिक्तियां साम पड़ी हुई हैं, हम अगर पुनः सत्ता में जीते तो हम 20,000 लोगों को रोजगार देंगे। भाई ये क्या है कि आप इस तरह व्यवस्था से छल नहीं कर रहे। यहाँ पर एक प्रश्न और बड़ा गंभीर खड़ा होता है, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को संदिग्ध करता है। क्या कि इस तरह लोक लुभावने वादे करके चुनाव जीतना, जनता के साथ छल करना, फिर वादों को पूरा न करना, क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत नहीं? भारत का संविधान जहाँ स्वयं के जन कल्याणकारी होने का दावा करता है, हमको इस बात का बड़ा फक्र महसूस होता है कि हमारा तथाकथित संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, और उसके बाद में उस लोकतंत्र में जिसमें बहुलता और प्रमुखता जनता की है, वही चली जाती है, और एक बार नहीं हर बार चली जाती है। कमोबेश यही स्थिति होती है कि जब 2-3 पार्टियां साझा होकर सरकार बनाती हैं, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चुनाव लड़ने वाली पार्टियां केवल सत्ता के लालच में सरकार बनाती है, और ऐसी स्थिति में भी छली कौन जाती है? जनता। बिक्री क्या होता है? जनता का वोट। कई बार चुनाव आयोग ने इस बात को माना है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। कई बार जो उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय है, इसने भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो क्यों कर नहीं इस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से आप जनता के लिए आए दिन नए नए नियम कानून कायदे ले आते हैं, जिससे केवल और केवल जनता का दमन हो, शोषण हो, दोहन हो, तो आखिर इन राजनीतिक पार्टियों और इन सरकारों के लिए नियम कायदे कानून क्यों नहीं? आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। महाराष्ट्र का एक उदाहरण ले लें। सरकारें तो कई जगह साझा चल रही हैं, लेकिन एक जीवंत उदाहरण महाराष्ट्र का है। परस्पर धुर विरोधी विचारधारा की 2 पार्टियां, एक कांग्रेस एनसीपी है और दूसरी शिवसेना है। ये 2 परस्पर धुर विरोधी विचारधारा की पार्टियां आज महाराष्ट्र में शासन चला रही हैं, केवल सत्ता के लिए, और प्रभाव एनसीपी और कांग्रेस का हो रहा है। अगर याद हो आपको तो अर्णव का ही मैटर एक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ दिन पूर्व स्टिंग ऑपरेशन चले थे, जब कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि अर्णव तो फंस जाएगा, फंसा दिया जाएगा। उसके बाद सेम रिपीटिशन किया था एनसीपी के एक नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने, तो फंस गया, फंस जाएगा, और वो फंस गया। आज अर्णव फंस गया। ऐसा नहीं है कि इतना हीनियस ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑफेंस हीनियस होता तो इसमें क्लोजर नहीं आती। अब यहां 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या पहले इस केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, या वो अंडर इन्फ्लुएंस था? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं उस आईओ और ये क्लोजर प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की महाराष्ट्र सरकार ने? और अगर ऐसा नहीं है तो आज वो परिस्थितियां क्या उत्पन्न हुई? परंतु हमारी आपकी चर्चा का विषय इससे ज्यादा गंभीर है कि लोक लुभावने वादे करके उनको पूरा न करने वाली पार्टियों और सरकारों के प्रति क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जनता का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता ऐसी सरकारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सिवाय इसके कि 5 साल बाद बदल दे? 5 साल तो हम चले जाएंगे। बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्या भारत के चुनाव आयोग का यह दायित्व नहीं बनता कि जनता को छलने से रोके? क्या उसका दायित्व नहीं बनता कि इस तरीके के झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने वाली पार्टियों की का पंजीकरण रद्द किया जाए? क्या उसका दायित्व नहीं बनता कि लोग लुभावने वादे करके सत्ता पाके सरकार बनने वाली सरकार के विरुद्ध वो कार्रवाई करें? यह सब कुछ राजशाही की तरह हमारे चुने हुए मानवियों के हाथ में क्या 130 करोड़ की जनता का भविष्य छोड़ देना उचित होगा? मानवियों ने जो चाहा सो कर लिया, चाहे वो जनता के हित में या अहित में। उनके पास अपनी प्लीडिंग्स तो बहुत है, क्योंकि उनका अपना नजरिया है और उनका नजरिया उनके नौकरशाह निर्धारित करते। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि जिस नेता को सदन में बैठ के नीति निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि नेता माने जो ग्रास रूट लेवल पर जनता से जुड़ा हो,
वो नेता तो अपने नाम के पत्थर का लोकार्पण करने में व्यस्त है, और नीतियां कौन बना रहा है? नीतियां नौकरशाह बना रहा है। वो नौकरशाह जिसने व्यवहारिक जिंदगी को पास से नहीं देखा, उसको इस बात का एहसास नहीं है एक आम आदमी कैसे जीता है, निम्न मध्यम वर्ग का जीने का आधार क्या है। साथियों, एक बड़ा कटु सत्य आपसे शेयर करूंगा कि जब 100 रुपए की बढ़ोतरी होती है कहीं, तो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग का बजट बिगड़ जाता है। लेकिन इन सरकारों को इसका एहसास नहीं है। हम व्यस्त हैं बुलेट ट्रेन लाने, हम व्यस्त हैं सी प्लेन उड़ाने, हम व्यस्त हैं तथाकथित विकास के नाम पर पेड़ों को कटवाने में, रोडें चौड़ी करने में। लेकिन हम इस बात को कतई तरजीह नहीं देते कि एक आम आदमी कैसे जिएगा। क्या भारत का संविधान अपने फंडामेंटल राइट्स में केवल कहता है कि सबको जीने की बराबर और समानता का अधिकार है, जीवन जीने का समानता का अधिकार है। मैं आज यूपी विधि आयोग के चेयरमैन मित्तल साहब का वर्जन सुन रहा था अर्नब के मामले में। वो कह रहे साहब, अर्नब वीआईपी हो सकते हैं, अर्नब प्रिविलेज हो सकते हैं, लेकिन कानून की नज़र में सब समान। बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय मित्तल साहब। पर बताइए, अगर कानून की नज़र में सब समान है तो मान्यों के प्रिविलेज क्यों? आखिर इनके सिलेक्शन के लिए भी तो एक निर्धारीकरण होना चाहिए कि न्यूनतम इतनी योग्यता हो। कैसे हिस्ट्री सीटर्स हमारे जाते हैं? क्या इन हिस्ट्री सीटर्स को प्रिविलेज दिया जाना महज इसलिए कि वो किसी राजनीतिक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? इनको क्या एग्जम्प्ट किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? क्या इस विषय पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को सोच नहीं लानी चाहिए? आप जस्टिस हुए हैं तो सबसे पहले तो आपने विधि की पढ़ाई की है, उसके बाद बाकायदा आपने एग्जाम्स दिए होंगे, एग्जाम्स क्वालिफाइड किए होंगे, आपकी वरिष्ठता सिद्ध हुई होगी, आपकी विद्वता सिद्ध हुई होगी, तब तो आप जस्टिस बने। और एक वो आदमी, छोटा सा उदाहरण, हालांकि स्वर्गीय है, नाम लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है, एक बड़ा अनुपम उदाहरण भारत की समाजवादी पार्टी ने प्रस्तुत किया था जब उन्होंने स्वर्गीय फूलन देवी को सांसद बनाया। प्ली क्या थी कि साहब उसके ऊपर अत्याचार हुआ, ये डिसाइड समाजवादी पार्टी कर रही है। बेमही में 17 मारे साहब, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार हुआ था और वो महिला सांसद बनी। उत्तर प्रदेश में कई विधायक ऐसे जिनकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री सीट है, उसमें कई सरकार के भी आज वो मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रिविलेज्ड हैं। तो क्या यहाँ पर लॉ, जो लॉ ऑफ रूल है, रूल ऑफ लॉ है, क्या उससे आपको नहीं लगता है कि कहीं समानता का अधिकार प्रभावित हो रहा है? मित्तल साहब, बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। मामला केवल अर्णब गोस्वामी का नहीं है, मामला पत्रकारिता के चौथे स्तंभ की हत्या का नहीं है, मामला है भारत के संविधान के दोहरे चरित्र का। क्योंकि इस संविधान में, मूल संविधान में इतने परिवर्तन किए गए हैं, इतने अमेंडमेंट्स किए गए हैं कि जितने पैराग्राफ्स का तो दुनिया के कई देशों के संविधान नहीं है। 42वां संशोधन, 76वां संशोधन और पता नहीं कितने अनुच्छेद जो है संशोधित किए गए। किसने किए? इन्हीं मानवियों ने अपनी सुविधा अनुसार समाजवाद का शब्द लिया है, और जबकि हिंदुस्तान के समाज में समाजवाद है ही नहीं। अगर समाजवाद होता तो जात आधारित आरक्षण नहीं होता, पर नहीं, इनके पास प्ली है कि साहब दलित वर्ग का दोहन हुआ तो 74 वर्षों से ये सवर्ण वर्ग का दोहन कर रहे हैं। क्या ये समानता का अधिकार? सोचना। परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोचना ये होगा कि यदि तेजस्वी सरकार 10 लाख नौकरियां नहीं दे पाती हैं, तब क्या कार्रवाई करेगा भारत का चुनाव आयोग? इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। ऐसे ही हम आप चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।